संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए हूँ। 12 अक्टूबर है, ज्यादा समय नहीं लन और सीधा समाचार में आबू। अच्छा, एक चीज आप मन ला कहना चाहता हूँ, 3 बात ला पहले कह देता हूँ। 15 अक्टूबर के जोन दिन में समाचार बता के सक जहां ओकर अगला दिन यानी 16 अक्टूबर के निश्चित रूप से करंट अफेयर्स के टेस्ट हुई। लगभग 40 से 45 प्रश्नों में हम कवर करबो 1 अक्टूबर ले लेकर के 15 अक्टूबर तक के। और 4 ऑप्शन वाला जो प्रश्न होते उन्हें उत्तर आप ला देना है। ऑनलाइन परीक्षा रही, जैसे आप मन सबमिट करिए आप मन के रिजल्ट आप मन ला पता चल जाही। रात होत मैं ओकर सही उत्तर ला पोस्ट कर दे। तो संगवारी हो, एकर ले का होही, आपके करंट अफेयर्स मजबूत होही और आपके याद करे के क्षमता प्लस एक घर रिकॉल करे के कारण आप मन के जो करंट अफेयर्स है कभी गलत नहीं हो। तब भाई अब ज्यादा समय नहीं लन और शुरू करत हन सीधा आज के समाचार ला। पहला समाचार में आता हूं हिंदी में बात करते हुए। 23,000 से भी अधिक धान की प्रजातियां, ये आप बहुत दिनों से किताब में पढ़ते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पास सबसे ज्यादा धान प्रजातियों का क्या है, स्टोर है या भंडार है। अब इन प्रजातियों का डीएनए मैपिंग किया जा रहा है, यानी कि जीनोम मैपिंग किया जा रहा है। हर जो पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनमें जेनेटिक संरचना होती है और उसको डिकोड करके सुरक्षित करके रखा जा रहा है ताकि भविष्य में उस तरह की उपज को हम फिर से उगा सकें। लुप्त होने का जो खतरा है ना वो समाप्त हो जाएगा। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े आते थे। अभी जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसने ये प्रूव किया है, ये बताया है कि भाई 20,000 प्रजातियों का अब तक वो डीएनए मैपिंग कर चुके हैं और अब बाकी के जो 3,000 बाकी हैं उनका डीएनए मैपिंग किया जा रहा है, यानी 23,000 प्लस हो चुके हैं। अब तो उससे अधिक धान की ही प्रजाति छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इतनी अधिक प्रजाति देश के किसी और राज्य में नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कह दिया जाए। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि डीएनए प्रिंटिंग जो होता है ये एक साइंस का एक ऐसा चरण है या आजकल आधुनिक विज्ञान का एक ऐसा चरण है जिसके जरिए किसी भी पौधे, किसी भी प्रकार के पौधे, वो चाहे कोई भी फसल का पौधा हो, फसल देने वाला हो या फल देने वाला हो, उसकी जीनोम मैपिंग करके रख ली जाती है। और इसके लिए 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज होती है फिनोटिपिंग। फिनोटिपिंग का मतलब होता है पौधे के बाहरी लक्षण, वो पौधा कैसा दिखाई देता है, कितनी उसकी हाइट होती है, पत्तियों के रंग किस तरह के होते हैं, उनके तने आदि पे किस तरह की संरचनाएं बनती हैं। ये फर्स्ट चरण होता है जिसको फिनोटिपिंग कहते हैं, बाह्य। दूसरा जो चरण होता है वो जीनोमिंग कहलाता है, यानी आंतरिक, यानी उसकी जो संरचना है वो किस तरह से बनी है जिसमें वो उसका खास गुण विकसित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बासमती चावल अपनी एक खास सुगंध के लिए जाना जाता है। इसी तरह आप अलग अलग तरह के चावल देखें, जैसे छत्तीसगढ़ का एक और चावल होता है गोल्डन कैटेगरी का चावल या गोल्डन ए कैटेगरी का जो चावल होता है, जिसको डायबिटिक जो लोग हैं वो भी खा सकते हैं, शुगर पेशेंट भी खा सकता है। इस तरह के उसमें लक्षण या गुण होते हैं। या अभी आपने हाल फिलहाल में काले रंग का चावल जो है वो पढ़ा था, काला धान। ये कैसे ही धान होते हुए भी अलग अलग तरह के गुण दिखाता है। इसकी जो मैपिंग होती है वो जीनोमिंग में की जाती है और जीनोमिंग का ही लास्ट चरण होता है डीएनए प्रिंटिंग। डीएनए प्रिंटिंग के बाद वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती है प्रजाति और भविष्य में जब भी हम चाहें उस प्रजाति का उपयोग कर सकेंगे। तो बधाई के पात्र है हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सारे वैज्ञानिक। और अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। वीणा सेंद्रे और निकिता बजाज, ये 2 शख्सियत छत्तीसगढ़ के ट्रांसजेंडर वर्ग में आते हैं और अगर इनकी बात करें तो ये दोनों के दोनों रायपुर से संबंधित है। वीणा सेंद्रे मिस ट्रांस क्वीन भी बनी थी, जबकि निकिता बजाज जो है वो ब्यूटिशियन है और इन दोनों के नाम अब एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। ये दोनों एक दल के साथ, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी, इनका 20 से 25 लोगों का एक दल था जो हाल फिलहाल में पर्वतारोहण करते हुए हिमालय की ही एक चोटी फ्रेंडशिप पीक, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, फ्रेंडशिप पीक पर पहुंचने में सफल रहे, वहां तिरंगा लहराया। और इस तरह से अगर देखें तो ये ऐसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर बन गए छत्तीसगढ़ से जिन्होंने फ्रेंडशिप पीक पर तिरंगा लहराया है, वीणा सेंद्रे और निकिता बजाज। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। रायपुर हॉकी स्टेडियम को एक खुशखबरी मिली है। खुशखबरी क्या है पहले ये जान लेते हैं। रायपुर हॉकी स्टेडियम में अब राष्ट्रीय स्तर की हॉकी अकादमी मंजूर कर ली गई है, यानी जो हमारे रायपुर में
पूरे भारत के अलग अलग छात्रों का ग्रुप आ सकेगा और हॉकी की ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेगा। 20-20 छात्रों का यह बैच बनाया जाएगा। मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी होगी, वहीं रुक करके वहीं हॉकी की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। ये पूरी अकादमी होगी तो ये सारी चीजें तो होनी है। ध्यान रखिए, रायपुर का जो हॉकी स्टेडियम है यानी एस्ट्रोटर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, अंतरराष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक राष्ट्रीय हॉकी अकादमी मिल जाए तो हमारे प्रदेश का गौरव भी बढ़ेगा। और ऐसा हुआ किसकी मदद से? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई, और इसके अलावा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत ऐसा किया गया। साथ ही साथ एक और घोषणा हुई कि बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम जो है, अगेन रायपुर में बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम, यहां क्या किया गया, यहां ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आर्चरी यानी तीरंदाजी की, वॉलीबॉल एक जो बहुत महत्वपूर्ण गेम भी है हमारे क्षेत्र का, काफी महत्वपूर्ण बड़े बड़े नाम इस खेल से निकले हैं छत्तीसगढ़ के लिए, उसकी भी ट्रेनिंग यहां प्रोवाइड की जाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर। फिर बात करते हैं रायपुर हवाई अड्डे की। इसके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। रायपुर हवाई अड्डा यात्रियों की संख्या के मामले में 58 देश में घरेलू हवाई अड्डे हैं, उनमें तीसरे नंबर पर रहा। ध्यान रखिए, 58 जो राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं हमारे, उनमें तीसरा स्थान प्राप्त होना आपके अपने प्रदेश के हवाई अड्डे को, ये उपलब्धि है। बहरहाल पहला स्थान आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसे मिला, तो वो रांची का एयरपोर्ट रहा जिसे पहला स्थान मिला। दूसरा स्थान मिला जम्मू के एयरपोर्ट को, तीसरे पर बट ऑफ कोर्स हम ही हैं, आपको तो ये पता चल ही गया। और चौथे नंबर पर गोरखपुर का हवाई अड्डा है, यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पांचवें पर अगरतला का हवाई अड्डा है, यानी ये वो टॉप 5 हवाई अड्डे हैं घरेलू उड़ान के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने वाले। 1,69,000 से भी अधिक यात्री पिछले साल से लेकर इस साल के बीच, ये तो कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन फिर भी अभी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है इस सत्र में भी, तो भाई उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए। रायपुर हवाई अड्डा आप सब जानते हैं, इसे माना हवाई अड्डा भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे एक और नाम दिया गया है, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जल्दी इसे अंतरराष्ट्रीय बनाने के प्रयास जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। देखें कब तक हम अंतरराष्ट्रीय उड़ान हमारे यहां से प्राप्त कर सकें, अभी घरेलू ही सही। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। कच्चा पाल जलप्रपात देख पा रहे हैं आप, कच्चा पाल जलप्रपात, ये अबुझमाड़ का एक और नया जलप्रपात है। वैसे तो आपने इसके बारे में चर्चा सुन रखी होगी, लेकिन आप फिर से एक बार जानिए कि ये वो जलप्रपात है जो काफी दिनों तक प्रकृति की गोद में रहने के बाद भी पर्यटकों की नजर से उझल रहा। अब इसको थोड़ा सा टूरिज्म में शामिल किया जा रहा है, यहां तक जाने के रास्ते सुलभ बनाए जाएंगे, ऐसी बात की गई है। कच्चा पाल जलप्रपात तोड़ गिरमिटा भी रहता है, तोड़ गेमटा भी लिखा होता है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से ऊपर गिरने वाला एक स्थानीय नाला है। ये नाला आगे बढ़ते हुए जाता है और अबुझमाड़ में ही एक बड़ी फेमस नदी है वहां की, अबुझमाड़ की कुकुर नदी। हाँ, नाम पर आप हंस सकते हैं, छत्तीसगढ़िया शब्द है कुकुर, और उसी कुकुर नाम की नदी में ये मिल जाता है कच्चा पाल जलप्रपात। तो उम्मीद है आपको याद रह जाएगा कच्चा पाल जलप्रपात। तो भाई देखें, बहुत सारे जलप्रपात चर्चा में आते जा रहे हैं और पीएससी हर बार नए जलप्रपात से ही प्रश्न पूछती है, तो अब आपको क्या करना है, अपने नोट्स में इसे शामिल कर लेना है। अब बात करते हैं गोंडी बोली की। तो गोंडी बोली अभी एक बहुत महत्वपूर्ण एक पहल के रूप में सामने आई है। छत्तीसगढ़ अंचल आप सब जानते हैं नक्सल ग्रस्त क्षेत्र रहा है, बस्तर खासतौर पे नक्सल पीड़ित रहा है, और बस्तर से लगे हुए जो राज्य है हमारे, फिर चाहे वो उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र का हिस्सा हो, ये सभी वो राज्य है, वो क्षेत्र हैं जहां गोंडी का बहुत प्रभाव है। इनफैक्ट अगर देश की बात करें, 6 राज्य के लगभग 50% क्षेत्रों पर गोंडी का काफी प्रभाव दिखाई देता है। कुछ राज्यों के नाम मैं आपको बता चुका, जो कि आप देख पा रहे होंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये वो राज्य है जहां गोंडी का बहुत गहरा प्रभाव है। मध्य प्रदेश भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 7 हो जाएंगे। तो आप ये जो क्षेत्र है, यहां गोंडी को अगर विकसित किया जाए और लोगों को समझ बढ़ाई जाए, गोंडी में अफसर उनसे बात करें तो कितना आसान होगा, अफसरों से उनकी समझ बढ़ सकेगी, आपस में जो सौहार्द है वो बढ़ सकेगा। क्या है ना, अपनी भाषा में आप बात करते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये ट्रेनिंग दी जा रही है अफसरों को कि वो गोंडी आदि का भी प्रयोग करें, स्थानीय भाषा में आदेश वगैरह निकालें या वहां जाकर के लोगों से मिलें। इससे क्या होगा, लोगों का रुझान सरकारी योजनाओं की तरफ बढ़ेगा और वो जो नक्सलवाद की एक विपरीत धारा है उससे भटके हुए लोग वापस मुख्य धारा में जुड़ सकेंगे। तो गोंडी को वापस विकास की पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं लेमरू रिजर्व की। लेमरू हाथी रिजर्व बहुत दिन से चर्चा में बना हुआ है, अब इस पर एक जो फाइनल समाचार आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं।
लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा क्षेत्र में बनेगा जरूर, लेकिन इसमें 4 वन मंडल शामिल किए जा रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे कौन कौन से 4 वन मंडल है। कोरबा वन मंडल तो होगा ही होगा, जो मुख्य क्षेत्र है। इसमें कटघोड़ा वन मंडल, अगेन कोरबा जिले का ही। धर्मजगढ़ वन मंडल जिला रायगढ़ के भीतर आ जाएगा, और सूरजपुर वन मंडल तो जिले के नाम पे ही आप समझ गए होंगे। ये 4 वन मंडल के सभी क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि बांगो बांध का जो कैचमेंट एरिया है, बाहरी जल निकासी वाला हिस्सा, उसे कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हाथी रिजर्व क्षेत्र है, वहां कुछ योजनाएं इस तरह से बनाई जा रही हैं जो कि हाथियों को आकर्षित करने वाली हों। जैसे यहाँ कटहल के वृक्ष लगाए जाएंगे, यहाँ पीपल बरगद आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे, हरियाली इस जगह की बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ जल स्रोतों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे हाथी जो है उस जगह पर अपने भोजन की प्राप्ति कर सके और गांवों की तरफ प्रवेश ना करे। तो भाई इसमें बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए राशि भी लगती है। धनराशि की पूर्ति की जाएगी कैंपा फंड से। कैंपा फंड यानी कैंपा मद क्षतिपूरक वनीकरण, ध्यान से सुन सकते हैं, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, इसने 94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 94 करोड़ रुपए की लागत से ये सारी योजना यहां बनाई जाएगी और इसमें अभी और क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। बहरहाल अगर वर्तमान स्थिति देखें तो 1995 वर्ग किलोमीटर का दायरा है इसका, जिसको बढ़ा करके 3500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे करने का लक्ष्य रखा गया है। हाथी एक ऐसा जीव है जो कि अपने जीवन में काफी लंबी लंबी यात्राएं तय करता है और अपना रास्ता कभी भूलता नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश अगर की जा रही है कि एक बड़ा सा एरिया 3500 वर्ग किलोमीटर का, उसको उस रेडियस में रखने का प्रयास किया जाए। कितना सफल होगा अभी ये कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक प्रयास जरूर किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, हाथी असम से लेकर कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए झारखंड के रास्ते, उड़ीसा के रास्ते वापस पश्चिम बंगाल और फिर असम की तरफ लौट जाते हैं। ये उनका जीवन चक्र है, इस चक्र में वो चलते हुए अक्सर दिखाई दे जाते हैं। फिर बात करते हैं मैनपाट की। मैनपाट यानी जिला सरगुजा, एक और बड़ी उपलब्धि इसके नाम जुड़ रही है। अभी तक आप यहाँ अलग अलग तरह के फसलों का उत्पादन देख रहे थे। आपने यहाँ टाउ की फसल देखी थी, टाउ जो कि तिब्बती अनाज है। इसके अलावा आपने आलू का उत्पादन देखा था। इसके अलावा आपने अब जो याद रखना है वो ये है कि यहां होगा रागी का उत्पादन। रागी इट्स काइंड ऑफ मिलेट, मोटा अनाज होता है रागी, और रागी जो है उसको मड़ुआ भी कहा जाता है झारखंड बिहार क्षेत्र में, तो काफी फेमस है उधर, और मड़ुआ की रोटी बहुत चलती है उधर नाश्ते से लेकर खाने में। तो उसका उत्पादन किया जा रहा है। लगभग 400 एकड़ में व्यावसायिक खेती शुरू हो गई है मैनपाट के अंचल में। रागी का 21 रुपए समर्थन मूल्य है मात्र, लेकिन अगर इसको समर्थन मूल्य में ना बेचकर व्यावसायिक स्तर पर जो व्यापारी खरीद रहे हैं किसानों से, तो उनको जो दाम है वो 35 से 40 रुपए मिल जा रहा है। तो किसानों के लिए बेहतर पहल है, इसीलिए सोचा गया कि 400 ही क्यों, इसे लक्ष्य को दुगना किया जाए। 800 एकड़ में अब इसे लगाने का लक्ष्य है। रागी अगेन मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बेहतरीन मोटा अनाज होता है, हाई फाइबर युक्त। अक्सर आप देखे होंगे रागी के बिस्किट वगैरह आते हैं, और जो लोग डाइट पर रहते हैं, वजन घटाने के शौकीन, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप भी देखें, रागी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगली न्यूज पर। एक नाम याद करना है आपको, योगेश अग्रवाल का। योगेश अग्रवाल छत्तीसगढ़ राज्य अरपा नहीं देखा, नदी पढ़ा रहा हूं अभी, छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, इससे याद आया, मैं छत्तीसगढ़ की क्लासेस भी ले रहा हूं। छत्तीसगढ़ का भूगोल और इतिहास मैं अभी कवर करा रहा हूं, तो जिनको जुड़ना है वो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ अरवा चावल उद्योग, इस महासंघ का निर्माण किया गया। नया महासंघ है ये, अरवा चावल के व्यापारियों का एक संघ है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं योगेश अग्रवाल। अब बात करते हैं आज की आखिरी न्यूज पर, झुनमुन गुप्ता। झुनमुन गुप्ता एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको इस साल छत्तीसगढ़ राज्य का पंडित वामन राव लाखे सहकारिता सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने के बाद इनके बारे में और जानने की इच्छा हुई, तो हमने इनको जाना कि झुनमुन गुप्ता राज्य सहकारिता संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनको यह सम्मान एक सादे से समारोह में दिया गया, बड़ा समारोह तो आयोजित नहीं हो रहा है कोरोना के कारण, ये आप जानते ही हैं। तो इतना कुछ था जो आज हम बटोर पाए। मेरी इस पहल से जितने लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और भाई कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के साथ कुछ थोड़ा सा प्रयोग कर रहा हूँ, इसमें आपका समर्थन मिलता रहे तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा, वरना ब्लैक बोर्ड तो है ही हमारे पास और हम ब्लैक बोर्ड में आगे काम कर सकते हैं।
जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश रहेगी सब बदल जाए, न्यूज की क्वालिटी गिरनी नहीं दूंगा। तो आप साथ जुड़े रहें। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।